नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर पत्रकार बनकर आए थे। जिस वक्त अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर हमला हुआ, उस वक्त पुलिसकर्मी उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल लेकर आए थे। पत्रकार बनकर आए हमलावरों ने अस्पताल के ठीक पास पुलिस के घेरे में चल रहे अतीक और अशरफ पर बेहद पास से गोलियां चलाई और उनकी मौत के बाद धार्मिक नारेबाजी की। इस पूरी घटना का लाइव प्रसारण भी हुआ है। इस मर्डर के बाद पूरे राज्य के हर जिले में आईपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 हमलावरों को हिरासत में लिया गया है। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान ने बताया है कि तीनों हमलावर शातिर अपराधी हैं। तीनों ही हत्या, लूट समेत संगीन आरोप में जेल जा चुके हैं। अखबार लिखता है कि जेल में ही उनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। ये तीनों अतीक और अशरफ की हत्या करके डॉन बनना चाहते थे। अखबार ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि तीनों का मानना है कि छोटे छोटे अपराध में जेल जाने से उनका नाम नहीं हो रहा था, इसलिए वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। तीनों को इसी बीच पता चला कि अतीक और अशरफ अहमद को पुलिस हिरासत में अस्पताल ले जाया जा रहा है। तीनों ने बड़ा नाम कमाने के मकसद से हत्या की साजिश रची। पुलिस का कहना है कि हमलावरों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही और अधिक ब्यौरा दिया जा सकेगा। इसके पहले गुरुवार के दिन अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम मोहम्मद का उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने झांसी में इनकाउंटर कर दिया था। ये सभी जाने माने अपराधी और इनामी बदमाश थे। खुद अतीक अहमद के खिलाफ 100 से भी ज्यादा मुकदमे चल रहे। उनके भाई अशरफ के खिलाफ 50 से भी ज्यादा मुकदमे और वहीं अतीक अहमद के बेटे असद के खिलाफ उमेश पाल की हत्या का आरोप था। मेरा मकसद न तो इन अपराधियों का बचाव करना है, न ही उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्रवाई की तारीफ करना है। हम देखेंगे कि इस प्रवृत्ति का प्रभाव क्या होगा और इसके पक्ष में जो दावे दिए जाते हैं कि इससे कानून व्यवस्था सुधरती है, यह कितना सच है और साथ ही किस हद तक ये कार्रवाई उचित कही जा सकती है। ताजा खबर को समझने के लिए अतीक अहमद केस को समझते हैं। 2002 में अपना दल के अतीक अहमद बीएसपी के प्रत्याशी राजू पाल को हराकर इलाहाबाद की एक विधानसभा सीट से विधायक बनते हैं। 2 साल बाद 2004 में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। इससे उनकी सीट खाली हो जाती है और इसके बाद खाली सीट के लिए उपचुनाव होता है। इस उपचुनाव में राजू पाल अतीक के भाई अशरफ को हराकर चुनाव जीत जाते हैं। राजू पाल के चुनाव जीतने के 3 साल के अंदर ही उनकी हत्या हो जाती है और अगले उपचुनाव में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को हराकर उनके भाई अशरफ समाजवादी पार्टी में चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2023 में राजू पाल की हत्या के अहम गवाह और उसकी पत्नी के कजिन उमेश पाल की हत्या हो जाती है, जिसमें अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ, बेटे असद और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद की घटनाएं आप देख ही रहे हैं। लगातार हो रहे इन इनकाउंटर हत्याओं से एक बात उभर कर आती है कि इनका प्रभाव क्या होता है। जब भी कोई इनकाउंटर होता है या कोई अपराधी मारा जाता है तो इस कार्रवाई के समर्थन में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतनी लंबी कानूनी कार्रवाई से अच्छा है उनको इसी तरह तुरंत न्याय मिल सके। चाहे दिसंबर 2019 में हैदराबाद रेप के आरोपियों का इनकाउंटर हो, कानपुर के विकास दुबे का इनकाउंटर या अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हो, या फिर ऐसे ही अन्य पुलिस कार्रवाई जैसे किसी के घर पर बुलडोजर चला देना या किसी अपराधी के पूरे परिवार की संपत्ति जब्त करके उसके पूरे परिवार को घर से वंचित कर देना। इन सभी घटनाओं के समर्थन में बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या यह उचित है कि बिना किसी जांच और अदालती कार्रवाई से किसी को मार देना चाहिए या उसके पूरे परिवार का सफाया कर देना चाहिए? इससे तो अंदर ही अंदर और बड़े साजिश पनपते रहेंगे, उनमें बदले की आग सुलगने लगेगी, जिसका परिणाम हिंसक घटनाओं का जन्म ही होगा। अगर किसी व्यक्ति को अदालत सजा सुनाती है तो वो सबको स्वीकार हो जाता है और उसके परिवार, जाति समूह और धर्म के लोग निष्पक्ष कार्रवाई मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब हाल की तरह घटी घटनाएं होती हैं तो एक बड़ा समुदाय अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को अपनी पहचान पर हुए हमले की तरह देखने लगता है और उस व्यक्ति के समर्थन में लोग आने लगते हैं, भले ही वह कार्रवाई सही हो या गलत। हालांकि इसके लिए किसी एक पार्टी के शासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों से साफ दिखता है कि ऐसी कार्रवाई अभी सभी सरकारें करती रही हैं। 2002 से 2008 के बीच
कुल 440 फेक इनकाउंटर के केस दर्ज हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 231 केस थे और उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2009 से 2013 के बीच आए कुल 555 फेक इनकाउंटर केस में 138 इनकाउंटर के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा और उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। 2019 में एनएचआरसी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में कुल 211 फेक इनकाउंटर में 57 आंध्र प्रदेश के और 36 उत्तर प्रदेश के रहे हैं। ये फेक इनकाउंटर केस हैं जो एनएचआरसी में आए हैं। कुल इनकाउंटर बहुत अधिक हो सकते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जानकारी दी गई कि पिछले 6 साल में 10,000 इनकाउंटर हुए, जिसमें 63 लोगों को मार दिया गया और 1,708 लोग घायल हुए। इसके ही साथ 401 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो तर्क दिया जाता है कि इससे कानून व्यवस्था सुधरेगी और राज्य में हत्याएं कम होंगी, लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं इसके उल्टा ही हो रहा है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 29,272 मर्डर केस में उत्तर प्रदेश 3,717 केस के साथ टॉप पर बना हुआ है और उसका साथ 2,800 केस के साथ दूसरे पायदान पर बिहार दे रहा है। किडनैपिंग के 1,01,707 केस में टॉप पर 14,554 के साथ उत्तर प्रदेश और 10,502 केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर है। अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या पुलिस की मौजूदगी में होना पुलिस के लिए शर्म की बात है। अतीक अहमद के परिवार वालों ने अतीक अहमद की जान को खतरा बताकर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी ये मांग खारिज हो गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा हमेशा कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती रही है, लेकिन ये कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाने वाली घटना है। यह उनके दावे को झूठा साबित कर रहा है। इससे शासक दल को ही राजनीतिक नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात, उस समय उन हमलावरों द्वारा जय श्री राम का नारा दिया जाना था। इससे जो एक केवल हत्या होती वो अब धार्मिक मोड़ ले चुकी है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके नाम पर ऐसी हिंसा ना तो राम भक्त कर सकता है, ना ही कोई धार्मिक व्यक्ति। ये वही करेगा जो धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहता हो और जिसका एक राजनीतिक उद्देश्य हो। इससे हिंदू समुदाय का कुछ नहीं लेना देना और ये हमलावर हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। इन्होंने धर्म के नाम पर हत्या करके धर्म का अपमान किया है। ऐसे तत्वों का बहिष्कार करना चाहिए जिससे समाज में विभाजन न हो सके। मेरी अपील है, इसको धर्म से न जोड़ा जाए। अतीक अहमद जाने माने अपराधी थे और उनको मारने वाले भी अपराधी हैं। उन्हें भी हत्या के मामले में सजा मिलनी चाहिए। सबसे अहम है सामाजिक शांति का बने रहना। पुलिस द्वारा इनकाउंटर करना एक इमरजेंसी के समय आत्मरक्षा में उठाया गया कदम होता है। इसका व्यापक चलन न्याय व्यवस्था को हानि पहुंचाए। पुलिस का काम शासन व्यवस्था दुरुस्त करना और पीड़ित को न्याय दिलाने हेतु न्यायालय का सहयोग करना है। पुलिस का काम खुद न्याय देना नहीं है और उसके लिए कोर्ट्स बनाए गए जिसके पास पुलिस से अच्छी न्याय की कानूनी समझ होती है और उनका गठन इसीलिए किया गया है। अगर सरकार की मंशा है कि राज्य में सबको जल्दी न्याय मिले तो न्याय प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। एक ऐसी सशक्त पुलिस का निर्माण करना चाहिए जो अपने काम में माहिर हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो और बिना किसी का पक्ष लिए कार्रवाई करने में निपुण हो। कार्रवाई ऐसी हो जिससे साफ दिखे कि वास्तव में न्याय की ये जीत हो रही। इससे उस शासक और पूरे पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। वरना अगली बार जब दूसरी पार्टी आएगी तो दूसरे समुदाय पर कार्रवाई करेगी और ये बदले की कार्रवाई पार्टी दर पार्टी चलती रहेगी। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान राज्य की जनता सहित पूरे भारत की जनता को होगा। इससे पूरी मानवता हमेशा ठगी जाती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।